से अड्डा कर रहा हूँ, ये शो मैंने आज इसलिए सोचा कि पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ है पार्लियामेंट के उद्घाटन को लेकर के, गृह प्रवेश को लेकर के, उसके बाद से मुझे लगा कि कहीं कोई गुंजाइश मुझे दिख नहीं रही। मैं इसलिए एक बहुत सोच के ये वर्ड, मतलब डिलिबरेट वर्ड में कह रहा हूँ कि ये 2024 का युद्ध धर्म युद्ध है और आपके पास चॉइस नहीं है कि आप तटस्थ रहे, या तो इधर या उधर, आप बीच में नहीं रह सकते। आप जो स्थिति बना दी गई है कि मतलब कोई संवाद नहीं है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कटुता है, भाषा में भी, काम में भी, और दोनों पक्षों की तरफ, ऐसा नहीं कोई एक पक्ष हो। एक संवाद का जरिया होता था कि चलो सेशन चलेगा तो वहां कुछ हो जाए, अब वो सेशन भी नहीं होता, अब वो पूरे वॉश आउट सेशन होते हैं पूरे। जब भी शुरू होता है डे 1 से लेकर के जब तक उसका काल रहता तब तक वो बंद रहते हैं। इसमें देखिए नीरज जी, इसमें 2 चीजों की बड़ी भूमिका होती है महत्व। हाँ। एक तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ये होती है, क्योंकि उसको एक बड़े भाई की भूमिका होती है कि वो विपक्ष के साथ संवादहीनता को खत्म करे और संवाद स्थापित करे, और उसमें बड़ी भूमिका होती है संसदीय कार्य मंत्री की। उन्होंने देखा अटल जी के जमाने में प्रमोद महाजन जिस तरह बात करते थे, या नरसिम्हा राव के जमाने में गुलाम नबी आजाद जिस तरह बात करते थे अपोजिशन के साथ, और इवन जो है यूपीए के टाइम में प्रेमेंद्र दास मुंशी और तमाम सारे जो संसदीय कार्य मंत्री थे, कमलनाथ, तो कैसे एक संवाद। अब आप बताइए पिछले 10 साल में कौन संसदीय कार्य मंत्री है जो रीच आउट करता है जाकर के विपक्ष को? नाम नहीं पता होगा लोगों को संसदीय कार्य मंत्री कौन है इस समय, जबकि संसदीय कार्य मंत्री का बहुत बड़ी भूमिका होती है संसद को सुचारू रूप से चलाने में, विपक्ष का रीच आउट करने में। जी, वो कोई स्थिति नहीं है। और विपक्ष में भी कोई उस तरह के बड़े कद के नेता, जैसे मान लीजिए जब कांग्रेस शासन में थी तो अटल जी थे, अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, इस तरह के, या सोमनाथ चटर्जी, कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता, कोई ऐसा बड़े कद का नेता नहीं है। शरद पवार को आप कह सकते हैं, लेकिन वो हाउस बाहर कि जो सबको एक साथ इकट्ठा करे, सरकार और विपक्ष के बीच में सेतु पर काम करे कि भाई मिल बैठ के बात करिए, तमाम सारे मुद्दों पर एक संयुक्त राय जानी चाहिए। अब जी विनोद जी आता हूँ दोबारा आपके पास। उस सेतु की तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब सत्ता पक्ष की तरफ से रीच आउट का कोई प्लान नहीं है, और विपक्ष की तरफ से ये भी एक्सेप्टेंस नहीं कि आप आओ चाहे ना हो, मैं भी नहीं आऊंगा, और वो कह रहे तुम आओ चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जिस तरह के स्टेटमेंट दोनों तरफ से भाव चल रहे हैं ना, तुम आओ चाहे ना हो, और वो कहते हैं ठीक हम नहीं आएंगे। हाँ, तो मतलब ये जो परिस्थिति बन रही ना, ये बहुत ही डिफरेंट। ये देखिए कि फूफा नाराज है तो फूफा आवे चाहे ना आवे। एग्जैक्टली, फूफा आवे चाहे ना आवे। पहले था कि चलो फूफा जी को थोड़ा बहुत मना ना लिया गया तो चले आते थे फूफा, अब तो ठीक है मत आओ यार, आप मन हो तो आ जाना। तो अब फूफा जी गाड़ी में है कि क्यों आए भाई हम, तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति है। राहुल वर्मा जी और पाठक सर, राहुल जी आपके पास पहले आता हूँ। मैंने सवाल मेरा वही है कि ये जो इतनी जबरदस्त वैचारिक स्थिति बनी है, उसमें मैं कोने टाइट कर देता हूँ खाली क्वेश्चन के, जिससे कि वो सारी चीज़ें आ जाएं। कि मतलब आप जब वो खान गैंग कहते हैं तो इसका मतलब वो, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार दे रहा हूँ, ये इसका जवाब मैं आप सबसे लूँगा कि इस पूरे लड़ाई में बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी शामिल हैं। मतलब क्लियर डिवाइड दिखता है सर, हम लोग तो मतलब रोज डिबेट करते हैं, वो एकदम दिखता है कि ऊपर से नीचे तक डिवाइड हो गया। तो एक कोना वो सेट कर दिया उन्होंने। दूसरा जो एक कोजी क्लब चलता था, जिसका जिक्र भी शेखर जी ने और विनोद जी ने कहा, मतलब बहुत ही अनरिलेटेड उदाहरण दे रहा हूँ, कोई इसको पर्सनली या वैसा न ले, कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में चलता था कि बच्चों और महिलाओं को नहीं टच करना है, बाकी देखेंगे। तो वैसे ही नेताजी को नहीं टच करना है, बाकी सब आप भ्रष्टाचार खिलाफ मुहिम चलाते रहिए। वो कोजी क्लब को ध्वस्त कर दिया गया है, तो ये भी एक दिक्कत कारण हो सकता है। दूसरा कि आप सामने वाले को बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं दे रहे हैं विपक्ष को कि भाई मैं बिल्कुल स्पेस नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैं बहुमत के साथ जीत के आया हूं। अब आप इस परिप्रेक्ष्य में मुझे जवाब दीजिए राहुल सर, फिर उसके बाद पाठक सर आप। शुक्रिया। विनोद जी और शेखर जी ने काफी गहराई से और इतिहास को हम सबके सामने रखा है, तो मैं एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए जो अभी हो रहा है उसके पीछे 4 या 5 कारण। पहला कारण देखिए है कि सीधा सीधा पार्टी सिस्टम चेंज हो गया है। सो पॉलिटिकल साइंटिस्ट पार्टी सिस्टम को लेकर काफी संजीदा रहते हैं, क्योंकि वो नेचर ऑफ कंपटीशन को तय करता है। तो अगर आप कोई भी चीज अब 1990 के जमाने से आज को कंपेयर करेंगे 2014 के बाद, तो इस समय जो पार्टी सत्ता पक्ष में बैठती है उसके पास बहुमत है, और जब आप 1990 से 2014 के बीच में सत्ता पक्ष के पास बहुमत या मेन पार्टी के पास बहुमत नहीं होता था, तो उसकी जरूरत थी कि वो लोगों के साथ मिलकर संसद चलाए, बातचीत करे। जब आपके पास एक तरफा बहुमत होता है तो जरूरत नहीं होती है। दूसरा क्या हो रहा है, ये सिलसिला पहले से शुरू हो गया था।
पर अब ये सिलसिला अब ये और भी बढ़ गया है कि पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी हमारी, वो बहुत सेंट्रलाइज्ड हो गई है। तो जैसे आपने विनोद जी के बातों में सुना, या विनोद जी की बातों में खासतौर पे सुना कि अडवाणी जी थे, अटल जी थे, जोशी जी थे, 4-5 लोगों का नाम देते थे। या फिर आप कांग्रेस के भी पार्टी में आप 4-5-6 लोगों का नाम ले सकते थे 1990 के दौरान। अब क्या हो गया है कि पार्टी सेंट्रलाइज हो गई है। 2 या 1 चेहरा पार्टी को पूरी तरह से उसके साथ चलता है, उसकी हाँ है, उसकी ना है। आप पार्टी के सेंट्रलाइज चेहरे को नाराज नहीं कर सकते। तो जो बातचीत के जो लोग सेतु बन सकते थे, अब वो सेतु बनने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तीसरा जो है वो पर्सनालिटीज का लड़ाई चल रही है। आप भले कह सकते हैं कि आज कोजी क्लब टच हो रहा है, पर अगर आप देखें तो जो शेखर जी ने और विनोद जी ने अपनी बात में कहा भी था, अगर आप पीछे जाए तो नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी ने गुजरात के सभा के दौरान कहा था कि ये मौत के सौदागर हैं। मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और कई घंटे सीबीआई के ऑफिस में बैठे हैं जब वो दंगों पर जांच चल रही थी। अमित शाह जेल में रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से पर्सनालिटीज को देखेंगे तो वो जो ओमराटा कोड था वो पहले ही ध्वस्त हो चुका था। अगर इसे मतलब बहुत ही क्रूर भाषा में मैं कहूं तो अब एक तरह से कि जो हमारे साथ हुआ था हम आज आपके साथ भी करेंगे। तो ओमराटा कोड आज नहीं ब्रेक हो रहा है, वो पहले ही ब्रेक हो चुका था। और चौथा चीज जो है, ये पोलराइजेशन भी बढ़ गई है पॉलिटिक्स में, और इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना कि इधर भी हो रहा है उधर भी है। अब वो जो पोलराइजेशन, उसके कारण कई हो सकते हैं, सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर अब आपको दोनों पॉलिटिकल एलिट्स के लेवल पे और मासेस के लेवल पे दोनों में पोलराइजेशन दिखेगा। सर्वे डेटा पिछले 4-6 सालों से दिखा रहे हैं कि अंतर बढ़ता जा रहा है, और इस कदर से बढ़ता जा रहा है कि अब लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि पॉलिटिकल व्यूज से, मेरे और आपके घर में पॉलिटिकल व्यूज की वजह से आपसी संबंधों में स्ट्रेन्स आने लगे हैं। मतलब चाचा और भतीजे की बात बंद हो गई और इस तरह की चीजें होने लगी हैं, क्योंकि अलग अलग। तो ये मतलब आप पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, पर्सनालिटीज और ये पोलराइजेशन, ये सब चीजें जो है, वो जो हमारा एक शेयर्ड कंसेंसस था कि सिस्टम कैसे रन होगा, वो शेयर्ड कंसेंसस टूट गया है। और उस टूट का कारण है कि आप पिछले कई सालों से ये देख रहे हैं, 7-8-9 सालों से। और इसके लिए मैं सिर्फ 2014 को एक कोई ब्रेक पॉइंट नहीं मानता हूं, ये चीजें उससे पहले ही शुरू हो गई थी 2011। पिछले 10-12 सालों में क्या हुआ है कि इन सब चीजों की वजह से आपके जितने भी प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी बढ़ गई है, और वो सारे प्रोटेस्ट आपको जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन के बीच में होना चाहिए था, अब वो स्ट्रीट्स पे स्पिल ओवर होता जा रहा है। तो ये सब कारण है कि अब बातचीत के जो सारे रास्ते हैं वो एक तरह से बंद हो गए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। और अब हम एक दूसरे को विरोधी की तरह नहीं देखते हैं कि ये विपक्ष में है, कल वो सत्ता पक्ष में आएगा, आज हम सत्ता पक्ष में है, वो विपक्ष में आएगा। अब राजनीति कुछ इस तरह से हो गई है कि बेसिकली ये दुश्मनी वाला दौर है। क्योंकि आप अगर कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में है, उसके खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं उनको तुरंत एक एंटी नेशनल और उस तरह की भूमिका में कर दिया जाता है। और कांग्रेस और विपक्ष भी हर चीज को इस तरह से प्रस्तुत करता है प्रधानमंत्री मोदी की वो तो अडानी अंबानी के साथ। मतलब आप खुद ही सोचिए कि पिछले 20-30 सालों का सबसे पॉपुलर लीडर, और आप उसे बोल रहे हैं कि वो दो बिजनेस हाउसेस के थ्रू गवर्न होता है। तो अब हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, जो राजनीति की एक सामान्य लैंग्वेज होती है। अब हम एक दूसरे को इस कदर नीचा दिखाना चाहते हैं कि बेसिकली बातचीत के माध्यम अब बचे नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही कहा है पाठक सर। केंद्रीय सपक्ष विपक्ष से लेकर के फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप में जो है, वहां तक एकदम सही करें गजब लड़ाइयाँ होती हैं। कई बार तो गुस्सा गुस्से में लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, ये मेरे को बात ही नहीं करनी तुमसे, क्योंकि मैं डिसएग्री करता हूँ। ये एकदम वक्त की सच्चाई है। ये शो करने का मेरा मकसद यही था कि जो डिवीज़न ऊपर से नीचे तक हुआ है ना, आम आदमी से लेके बुद्धिजीवी से लेके नेता तक, वो विजिबल है। बात नहीं करते लोग खुल के, मैं तो कर रहा हूँ खुल के। इतनी जबरदस्त डिवीज़न है, और विद लॉजिक और विद कन्विक्शन लोग आपसे ये बात करते हैं कि मैं फुल्ली डिवाइड हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2024 धर्म युद्ध, जो मैं ब्रेक के बाद आपसे उस पर जवाब लूंगा। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है कि क्या ये 14 के रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं मोदी जी के आने के बाद से, इससे पहले भी ये होता था लेकिन पॉलिश्ड वे में था, चल वही रहा था।
उदाहरण के लिए कि मेरे को किसी राज्य का एक सीएम तय करना है, तो ऊपर से एक चिट्ठी का चुटका दे दिया गया नेताजी को, ऑब्जर्वर साहब को। ऑब्जर्वर साहब वहाँ ऐसा नौटंकी करेंगे, उसके बाद बता देंगे ये आदमी बनेगा सीएम। हम लोग उसको कहते नहीं, विधायक दल के नेता ने चुना है। अब 14 के बाद से भाई ये फलाने जी बनेंगे, बात खत्म। तो पहले भी वैसा ही होता था, आज भी वैसा हो रहा है, लेकिन पहले और अब में फ़र्क ये है कि थोड़ा सा एक आँख का पर्दा बना हुआ था, जिससे हमें लगता था पॉलिश्ड वे में हम लोग बात करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन अब एकदम खुल्लम खुल्ला है, और आप मेरे नहीं है तो फिर नहीं है, या तो आप मेरे दोस्त हैं या मेरे आप दुश्मन हैं, आप बीच में नहीं है, ये हो गया है। देखिए, हाँ बात आपकी सही है, लेकिन क्योंकि मैं पत्रकार भी रहा हूँ और एकेडमिक्स में भी रहा हूँ, दोनों चीजों दो पटरियों पर चलने का मुझे सौभाग्य दुर्भाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका कारण मेरे हिसाब से क्या है जी। देखिए, एक चीज होती है, राहुल जी बहुत उसको बखूबी समझेंगे, एक रेजिम ऑफ ट्रुथ बन जाता है। हाँ। तो होता क्या है कि बहुत बार कई चीजें कॉमन सेंस का रूप इख्तियार कर लेती हैं। हमारे देश में आजादी ऑनवर्ड्स कॉमन सेंस था कि जो कांग्रेस टाइप का सिस्टम है वो लेजिटिमेट सिस्टम है, और वो कॉमन सेंस जो है किताबों में दिखता था, फिल्मों में दिखता था, अखबार में जो लिखने वाले बड़े बड़े चाहे बुद्धिजीवी हों, बड़े पत्रकार हों, उनकी लेखनी में दिखता था। तो होता क्या है कि कॉमन सेंस जब सेट हो जाता है कि ये चीज लेजिटिमेट है और वो चीज इलेजिटिमेट है, जब तक वो रेजिम वैसे चलती रहती है तब तक वो कॉमन सेंस एक सच बनकर रहता है, और उसके दायरे में अलग अलग विचारों के लोग भी आपस में बात कर सकते हैं। उसमें कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि वो कॉमन सेंस तय है, जैसे इंडिया में कॉमन सेंस था कि इंडिया नेसेसरीली प्लूरलिस्टिक है, सेक्युलर है ना, इंडियन नेशनलिज्म का ये मायना है, तमाम एनसीईआरटी की किताबें बोलती थी, तमाम दूरदर्शन के सीरियल बोलते थे, तमाम बुद्धिजीवी आपके लिए पिछले 30-40 साल में नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड सेट करते थे कि समाज में होना क्या चाहिए। एक्सप्लोरेशन से ऊपर शायद ये बन गया था कि ये नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड है, ये सच्चाई है, ऐसा होना चाहिए। 2014 ने क्या किया कि इस चीज को एकदम से अचानक से बदल दिया कि जो पॉलिटिक्स जिसको बहुत सारे बुद्धिजीवी या बहुत सारे पत्रकार बता रहे थे कि इलेजिटिमेट पॉलिटिक्स है, समझो ये एक एबरेशन है, वो जीती ही नहीं, वो 2 बार लगातार सत्ता पर आ गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका पूरे वैल्यू सिस्टम का बैगेज है, जो आपने दशकों तक इंटरनलाइज कर लिया है, वो बैगेज ऐसे प्ले आउट होता है कि जो लोग भाजपा के समर्थक थे, लेकिन जिनको यूनिवर्सिटी स्पेसेस में या इस तरह थोड़ा खुद के बारे में जो है ना थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता था कि भाई देखिए आप भाजपा के समर्थक कैसे हैं, तो उनके अंदर एक रोष आया कि भाई अब हमने माय पॉइंट इज प्रूव्ड नाउ, अब मैंने दिखाया है कि देखो ये भी होता है। और जो लोग भाजपा के विरोधी थे, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में हो, चाहे वो अखबार के दफ्तर में हो, उनको एक शौक लगा। ये ऐसा शौक लगा कि मान लीजिए जिस चीज को आप सत्य मान रहे थे, जैसे मान लीजिए कल कोई बता दे, ऐसा कुछ नया शोध हो जाए कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द नहीं घूमती, सूर्य दरअसल पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो शौक हो जाए। वो शौक होगा जो आप जिस ट्रुथ मान के चल रहे थे कि तो बेसिक ट्रुथ है, वो ट्रुथ जो है अचानक आपको शेकन दिखाई देगा। तो पोलराइजेशन का बहुत बड़ा कारण ये है कि जो भाजपा के विरोधी हैं वो केवल ये नहीं मान रहे कि भाई एक गवर्नमेंट को हमें क्वेश्चन करना है जी, या एक प्राइम मिनिस्टर है जिसको हमको क्रिटिक करना है, वो मान रहे हैं कि ये हमारी सच्चाई पर एक चोट हुई है और हमें किसी भी तरह अपनी सच्चाई को प्रूव करना है कि सही है। और उस पोलराइजेशन में बहुत सारे जो भाजपा के समर्थक है वो बोलते हैं अभी तक तुम खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे, बुद्धिजीवी समझ रहे थे, तुम तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे। तो ये पोलराइजेशन घर घर तक जा चुका है, और पोलराइजेशन का बेसिक कारण ये है कि जो कॉमन सेंसिकल ट्रुथ था इंडिया के, इंडियन पॉलिटिक्स ने उसको उलट दिया 2 इलेक्शन के तौर पर। जी शेखर साहब, थोड़ा इसको और खोलते हैं, आज बड़ा मजा आ रहा मुझे ये सब सुनने में। जैसे पुराने समय में, विनोद जी इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, पुरानी जो पार्टियां हैं, पुरानी मतलब सभी पुरानी है, लेकिन जो सत्ता में ज़्यादातर रही हैं, या जैसे सीपीएम बहुत सत्ता में नहीं रही लेकिन एक आध राज्यों में रही है, उनकी टॉप लीडरशिप में ब्राह्मणवाद गजब का था, पंडितों का जलजला था वहाँ पे, लेकिन ब्राह्मणवादी पार्टी बीजेपी है। ये वो उस कोजी क्लब में या एक्सेप्टेंस में या उसको आपने मान लिया था कि ठीक है इस पर कोई ज़्यादा बहस नहीं होती थी।
दूसरा, अभी इस ताज़ा उदाहरण देता हूं, जब ये पॉलिटिकल अप्रोर हुआ कि पार्लियामेंट का उदाहरण किसने किया, राज्यपाल के प्रश्न पे बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे समझा गए वो अपॉइंटेड आदमी, भाई उसको आप क्यों मान रहे हो, राज्य का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, उसका सिलापट्टे पर नाम नहीं लगेगा, नेताजी का लग जाएगा, लेकिन उस पर बात मत करो, उस पर बात मत करो, सिर्फ इधर बात करो। ये ऐसे बहुत सारे सवाल बार बार इसलिए आते हैं कि वो या तो वो कोजी सिस्टम टूट रहा है, मैं वैल्यू जजमेंट मेरा कुछ नहीं है, मैं तो समझने के लिए पूछ रहा हूं कि वैल्यू सिस्टम टूट रहा है, नया सिस्टम बन रहा है कि मैं क्यों उसको मानूं, वो प्रॉब्लम है। ये जो बार बार आप लोगों की चर्चा से प्रतिध्वनित हो रहा है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ये कैसे हो सकता, अनप्लेजेंट सरप्राइज था 2014 में, अब वो चलो 2 बार से होगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूं उसको। नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी विकास जी ने बहुत अच्छी एक शब्द प्रयोग किया, मतलब कॉमन सेंस, मतलब नॉट इन द सेंस वी अंडरस्टैंड कॉमन सेंस, लेकिन एक कॉमन व्यू कहिए, जो भी कहिए, लेकिन उस कॉमन सेंस या कॉमन व्यू के साथ एक दूसरी चीज भी जुड़ी हुई थी, वो है पैटर्नेज। देखिए वो पैटर्नेज के कारण ही वो कॉमन सेंस बना, बिना पैटर्नेज वो कॉमन सेंस नहीं बनता। क्योंकि मुझे याद है 2014 में सरकार आने के बाद एक बड़े एक संघ के बड़े जो प्रमुख, उन्होंने मुझे एक बात कही देखिए मेरे पास इतने लोग आते हैं, कहते हैं कि हम भी परिवार से हैं, हम भी संघ से हैं, हमारी वहां पे शाखा लगी थी, हम उसमें जाते थे, हमारे दादाजी जाते थे। तो कभी कभी उन प्रमुख को लगा भाई हमारे यहाँ तो उस साइड में कभी शाखा ही नहीं थी, ये क्यों कह रहे हैं भाई शाखा पे थे। तो सिस्टम ये हो गया था भाई, पैटर्नेज सीकिंग की वजह से एक एफिनिटी आप डेवलप कर लीजिए। और देखिए दूसरी बात, हमने यहाँ बात की 14 और 19 की बात की, वैसे आप कांग्रेस की 99-69 स्प्लिट ले लीजिए, जब इंदिरा गांधी ने पार्टी मतलब तोड़ के आ गई थी, पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर खुद पार्टी तोड़ के आ रही है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस कार्यकाल में उनको एक्सपेल करती है, प्राइम मिनिस्टर को एक्सपेल करती है अपनी पार्टी में। उसके बाद जो इंदिरा जी को एक स्लाइटली लेफ्ट टर्न लेना पड़ा, और लेफ्ट का सपोर्ट भी, क्योंकि उस समय माइनॉरिटी प्रॉब्लम भी आई थी, सरकार की संख्या को लेकर भी आई थी, तो लेफ्ट का एक सपोर्ट था। वो लेफ्ट के सपोर्ट से एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनी। सत्ता में कांग्रेस रहेगी, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, सपोर्ट सिस्टम है, एजुकेशन सेक्टर हो, बाकी जो सेक्टर में वामपंथी विचारधारा लोगों के लिए जगह होगी, और कई जगह में उनके लिए एक प्रकार से काफी ऑटोनॉमी भी होगी। तो जिसकी वजह से आपने देखा कांग्रेस और वामपंथी अवश्य बंगाल में लड़ते थे, लेकिन ऐसा भी एक सिस्टम जो मैं मानता हूं सिंबलाइज करता था, प्रणब मुखर्जी का रिश्ता बहुत अच्छा था ज्योति बाबू के साथ, और कांग्रेस का हमेशा था कि ज्योति बाबू अच्छे हैं और सीपीएम खराब है, जिसके खिलाफ ममता ने कांग्रेस तोड़ के अपनी तृणमूल बनाई। उनको लगा कि ये जो जुगलबंदी है कि कभी कुश्ती कभी दोस्ती, लेकिन ज्यादातर भाई हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आप हमारे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ममता यही कह के तो निकली भाई, जब तक प्रणब मुखर्जी है कांग्रेस में, जब तक कांग्रेस कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी इकोसिस्टम को, लेफ्ट इकोसिस्टम को, बंगाल में या कहीं भी हो, तो बंगाल में परिवर्तन नहीं होगा, हम मार खाते रहेंगे, इसलिए तो तोड़ के आई। तो ये जो पैटर्नेज पार्ट जो है, ये पैटर्नेज को लेकर बहुत लोग महसूस करते हैं। मैं सारे मित्र हैं मेरे, मैं किसी कोई पर्टिकुलर टिप्पणी, सबको लग रहा है भाई ये क्या हो गया भाई। अच्छा, दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को मानते हैं भाई संघ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनको लग रहा है, वो भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, यार कांग्रेस कार्यकाल में सबको सब कुछ मिला, हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं दिए। देखिए ये फ्रस्ट्रेशन इज अ कॉमन फ्रस्ट्रेशन, मैं बहुत लोग जानता हूं, उनको लगता है यार मैं क्या क्या किया इनके लिए, कितने हमने ये कई टीवी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया इनके पक्ष में, हमें क्या किया। तो देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पैटर्नेज ही बड़ी फैक्टर है, और इस पैटर्नेज को लेकर बीजेपी के अंदर भी कई प्रॉब्लम है। कहते हैं यार जब कांग्रेस वालों के लिए कितना कर दिए थे, कोई किसी ने सवाल पूछा, आज देखो कुछ नहीं मिल रहा है, अभी थोड़ी सी खुली है, 1-2 साल बचा है, ऐसे तो 9 साल मतलब मैं तो पिछले साल की बात कर रहा हूँ भाई, 8 साल निकल गया, कुछ नहीं हुआ, अभी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूप में इधर उधर डाल रहे, उससे क्या फायदा है। तो देखिए बेसिक चीज यही है, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का अलग अप्रोच, और पहले जो चीज था भाई, पहले यह था ठीक है कोई कुछ मांग रहा है दे दो, और भाई कांग्रेस की अप्रोच यही थी, कोई कांग्रेस वाला नहीं होता है, कोई जिसका एक्सेस मिल जाता है वो कांग्रेसी बन जाए, क्योंकि उसको अगर हो सके तो देखिए, मुझे एक बात आर.के. धवन साहब ने कहा था, मैं हमेशा पूछता था, आप तो बड़े पावरफुल थे इंदिरा गांधी के साथ, तो कैसे आप मैनेज करते थे
और जब CWC का खुला चुनाव हुआ, मतलब ओपन इलेक्शन जब हुआ, नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हाईएस्ट वोट उनको मिला था, आर के धवन को। बाद में तो आप जानते हैं नरसिम्हा राव ने सबसे इस्तीफा लिया, फिर वो इलेक्शन वर्चुअली नलिफाइड होके नरसिम्हा राव जी ने फिर सबको अपॉइंट किया कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते। तो आर के धवन जी की एक बात थी, देखो हमारी सिस्टम तो पैट्रोनेज सिस्टम थी, धवन मुझे कहे, लेकिन एक चीज है, अगर किसी व्यक्ति मेरे तक एक्सेस पहुंच जाएगा, मेरे पास अगर कोई आ जाता तो मैं उसको मदद करता था, जो हो सके मैं करता था। मैंने कहा ये तो बड़ी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लक देन, मतलब किसको एक्सेस मिले किसको ना एक्सेस मिले कोई सिस्टम नहीं, लेकिन जो जिसको एक बार मिल गया, जिसको एक बार पेट्रोल पंप मिल गया, वो सोनिया गांधी की फोटो क्यों नहीं डालेंगे, नेहरू जी को फोटो क्यों नहीं डालेंगे, किसी पार्टी में नहीं होंगे। देखिए ये पार्टी सिस्टम, क्योंकि उस समय लाइसेंस सिस्टम था, सब कुछ कंट्रोल्ड है, सब कुछ शॉर्ट सप्लाई है, किसी को पेट्रोल पंप मिल गया, किसी को टेलीफोन लाइन मिल गया। राजेश पायलट को ले लीजिए, वो इतने पॉपुलर क्यों बने? इतने पॉपुलर इसलिए बनिए, खास करके अगर कोई बुजुर्ग पत्रकार चले जाते थे जो रिटायर भी हो चुके हो, अगर राजेश पायलट जी तक पहुंच जाएंगे, कहेंगे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बेटे बाहर है, मुझे बात करना है, ये करता है, तो इमीडिएटली ऑर्डर करते हैं भाई तुरंत इनको इश्यू करो। और ये भी कहते थे कि आज शाम को लग जाना है, वो मुझसे बात करेंगे जी। इसलिए ये वो कल्चर अलग था, वो सिचुएशन अलग था। बाद में सारी चीजें भी मार्केट है, कोई टेलीफोन के लिए कोई मंत्री के पास नहीं जाता। हाँ, एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही शेखर सर आपने, कि मुझे ध्यान है कि सतीश शर्मा ने बहुत पेट्रोल पंप बांटे थे, बहुत मिट्टी तेल के डिपो और ये पता नहीं क्या क्या, मतलब वो एक दौर था।